બરાબર એવો ટાળે ગામમાં અમરેલીના 10 ઘોડેસવાર દાખલ થયા. કદાવાર કાયા રાજના પોશાકમાં ઢંકાઈ ગઈ છે. દરેકના ખભામાં જામનગરી ઝાંઝરિયું ઝૂલતી આવે છે. મોં ઉપર પંથ કાપયાની ધૂળની ઝણ ઉડેલી છે. આંખોમાં રતાશ ફૂટેલી છે. માથા ઉપરના સાફાના ખાખી છોગા પવનમાં ફગફગી રહ્યા છે. અણધાર્યા રાજના સિવાયો ગામમાં આવેલા ભાણી માણસો હેબતાઈ ગયા. વાલા કેસરિયા નામનો માણસ ક્યાં રહે છે? સિપાહીએ પૂછ્યું. બાપુ, આથમણા બારનું ખોરણું કાળિયા એનું. આંખના પલકારામાં ઘોડાઓ વાલાની ડેલી આગળ આવીને ઊભા રહ્યા. પગ પછાડતા અરબી ઘોડા ઉપર આરૂઢ થયેલા અસવારને સરદારે ડણક દીધી. વાલા કેસરિયા! દી ઉગિયામાં અજાણ્યો સાદ સાંભળ્યો, પણ દાંતણ પાણી પરવારી ઓસરીની કોરે બેસી ભગવાન સૂરજની સ્તુતિ કરતા વાલાએ જવાબ ન દીધો. ત્યાં તો બીજો સાદ સંભળાયો. વાલા ઘર મેં હૈ? બીજા સાદે પછવાડાના વાળામાં વાંસીદું કરતા કેસરિયાના ઘરવાળા આવીને બોલ્યા, છે તો ઘરમાં, પણ રાજના સિપાહીઓએ જોઈને આઈ જરા વિચારમાં પડી ગયા. 7 પેઢીમાં રાજના સિપાही આ આંગણે આવ્યો ન જણાવ્યું નથી. આ શું? देखो अब यहाँ क्या होता है कि जो वाला केसरिया होता है वो अब जैसे ही वो वाला केसरिया अपने घर पहुंच जाता है तो वहाँ थोड़े देर बाद जो है यानी कि थोड़े दिन बाद क्या होता है कि अमरेली ज़िले में 10 घोड़े सवार एकदम से दाखिल होते हैं और वो राज पोशाक पहने होते हैं और उनके खभे पर जामनगरी झांझर लगी हुई रहती है. माथे के ऊपर धूल जैसी झड़ लगे रहती है. फिर उनके जो साफा वो लोग सर पे पगड़ी बांधते हैं वो खाकी कलर की होती है. और वो लोग वाला केसरिया के घर के सामने यानी पूरे गांव में पूछते हैं कि वाला केसरिया कौन है, वाला केसरिया नाम का शख्स यहाँ कौन है. सिपाही पूछता है तो गांव के लोग बोलते, भाई वो जो आगे घर है ना, तो वहाँ जाओगे ना तो वही सामने वाला घर है. तो जैसे ही वाला केसरिया आँख खोलता है, सुबह होती है, तो वाला केसरिया के घर के बाहर पहली साद एटले आवाज़ है ना, तो पहली आवाज़ आती कि वाला केसरिया घर में है, तो कोई आवाज़ नहीं देता है. और जो वाला केसरिया वो दांतण पानी यानी कि अपनी साफ सफाई करते रहता है, दांत मांजते रहता है, मुंह धोते रहता है और जो है वो भजन कीर्तन करते रहता है. फिर दूसरी बार जब पहली बार आवाज़ नहीं आती तो सिपाही वापस से दरवाज़ा खटखटाते हैं और फिर कहते हैं कि वाला केसरिया घर में है क्या. तो फिर जो वाला केसरिया की माँ होती है वो घर के बाहर आती है और कहती है वाला केसरिया जो है वो घर में ही है. लेकिन जब सिपाहियों को देखती तो वो एकदम से चुप हो जाती है और कहती कि आज यानी विचार करती है कि 7 पीढ़ी में मेरे कोई भी यानी मेरे घर पे कोई भी राजघराने का सिपाही हो या कोई भी हो वो राजकाज से नहीं आया है. तो ये ऐसा क्यों, यानी वो सोचने लगती क्या बात होगी, क्या है. यानी हमारे घर में कभी अचानक से पुलिस आ जाती है तो हम लोग कैसे विचारने लगते हैं, या हमारे आजू बाजू वाले कैसे विचारने लगते हैं कि इनके घर में क्यों आई है पुलिस, क्या बात हुई है. तो जो वाला केसरिया है उसकी जो बा है वो भी यही विचारने लगती है. अब आगे, क्यों बोलता नहीं? વાલાની માળા પૂરી થઈ ગઈ. ઉઠીને ઢેલિયાએ આવ્યો.
आओ बाप आओ। तुम्हारा नाम वाला केसरिया? हाँ बाप, हूँ ज वालो केसरियो। तुमको अभी ने अभी सुबह ने अमरेली बुलाया है। मने मने तुमको सुबह का फरमान है, अभी ने अभी वाला केसरिया को हाजिर करो। अरे बाप, कांक भूल थती लागे छे। હું તો ઘોડાનો સોદાગર. સુબો મને તેડાવે ઈ માન્યામાં નથી આવતું. મેં કાંઈ રાજનો ગાનો કર્યો નથી. ફરમાન હે ચાલો. સિપાહીની આંખ કરડી થઈ. હાલો બાપ, કાંઈ રાજના તોળાને पाछू थोड़ू ढेलाशो। देखो अब क्या होता है कि जो वाला के यानी कि जब सिपाही उसके घर आते हैं तो वो यानी पहली बार आवाज़ देता है कि वाला केसरिया है तो कोई नहीं बोलता। फिर दूसरी बार आवाज़ देता है तो उसके घर से आवाज़ आती है कि वाला केसरिया है। तो वो जब देखता है सिपाहियों को तो वो अचंभे में पड़ जाता है कि भाई इतनी मेरी 7 पीढ़ी में कभी मेरे घर पे राजघराने के सिपाही नहीं आए, आज ऐसा क्या हो गया। तो फिर उसके बाद वाला केसरिया बाहर निकलता है तो जो सिपाही वो कहता है कि तुम बोलते क्यों नहीं हो। तो वाला केसरिया कहता है कि मेरी पूजा चल रही थी, अब पूरी हो गई है, बोलो क्या काम है। तो बोलता है यानी कि वाला केसरिया वो बोलता है आओ बाप आओ, यानी कि आइए हुजूर आइए। तो सिपाही कहते कि तुम्हारा नाम ही वाला केसरिया है। तो वाला केसरिया कहता है हाँ बाप, हूँ ज वालो केसरिया छू, यानी कि मैं ही हूँ वाला केसरिया, बोलो। तो सिपाही कहता है कि तुमको अभी के अभी सूबे अमरेली के सूबेदार जो है उन्होंने बुलाया है। तो वाला केसरिया कहता है मुझे, एक्सक्लेमेशन मार गया ना, उद्गार चिन्ह। तो वो कहता मुझे बुलाया? बोले हाँ। तो बोला कि तुमको सूबे का फरमान है कि तुम अभी के अभी वाला केसरिया को मेरे दरबार में हाजिर करो। तो वो कहता है अरे बाप, मुझसे कुछ भूल हो गई है या मैंने कुछ यानी गुनाह कर दिया है। तो वो कहता है कि मैं तो एक घोड़े का सौदागर हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है ना। तो वो कहता है कि मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई, वो सोचने लगता है। तो जो सिपाही है वो गुस्से में आंखें फाड़ता है। वो कहता है कि तुमको अमरेली के जो सूबेदार हैं उनका फरमान है और तुमको चलना है। सिपाही की आंख करड़ी थी, यानी कि सिपाही की आंख गुस्से से लाल पीली होने लगती है कि ये इतनी लेट क्यों लगा रहा है। तो वाला केसरिया कहता है हालो बाप, यानी चलो। अब राज घराने जाएंगे तभी पता चलेगा कि क्या है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। वालाए कसवाणું કેડિયું પહેર્યું, માથે પગડી મૂકીને સિપાહી સાથે ઘોડે ચડ્યો. જાતા જાતા આઈને કે તો ગયો કે સાંજે પાછો વળી આવીશ, ઉપાધિ કરતા નહીં. जगदम्बा तामारी भेर करे, यानी कि जब गुस्से में सिपाही हो गया तो वाला केसरिया कहता है कि चलो ना बाप चलो, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। तो वाला केसरिया जो है वो अपना केड़ियो यानी कि अपना जो है कपड़ा पहनता है, बांसुरी अपने बाजू में रखता है और सर पर पगड़ी रखकर सिपाही के साथ घोड़े पर सवार होता है और जाते जाते अपनी माँ को यानी आई को कहता है कि मैं शाम तक लौट आऊँगा, तुम फिक्र मत करो। तो उसकी माँ कहती है कि माँ जगदम्बा तुम्हारी भेर करे, यानी तुम्हारी हिफाजत करे। बपोर टाळे वाला केसरियाने लई सिपाहीओए सूबानी कचेरीमां आवी पूग्या। कागड़ोळे राह जोता सूबाए वालाने पगथियां चढ़तो जोईने दौड़ दीधी। आवो 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 केसरिया, आवो आवो केसरिया, बोलता बात भरी लीधी। वालो केसरियो घड़ीक वारमां मूंझाणो, आ ते सूबो मारी ठेकड़ी करे छे के शुं? बावड़ू
પકડીને પડખો પળાંક ગાદી માથે બેસાડી સુબો બોલ્યો, કેસરિયા મને ઓળખ્યો? મનમાં થયું, સુબાના મનમાં કંઈક ગેરસમજણ લાગે છે, પણ ठरेल दिलनो वालो केसरियों कसूई बोलियो नहीं। देखो अब यहाँ क्या होता है कि दोपहर हो गई और दोपहर होते ही साथ जो है सिपाही लोग वालों केसरियों को लेकर सूबे की कचहरी में पहुंच जाते हैं, है ना। और वहाँ के जो कागड़ों यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो उनकी राह जोते होते हैं। जब जैसे ही वाला केसरिया आता है, पगथिया चढ़ता है, वैसे ही जो सूबेदार है राघोबा वो वाला केसरिया को कहता है कि आओ आओ केसरिया। तो केसरिया जो है, वाला केसरिया जो है वो उसका दिल यानी मुंझाते रहता है कि अरे ये मुझे कैसे पहचानता है, मेरी इतनी आओ भगत क्यों कर रहा है, अगर मैंने कोई गुनाह किया तो मुझे सजा मिलती। तो सूबादार कहता है कि तुम मुझे जानते हो? तो बोलता है तमे मने ओळख्या, यानी कि तुम, यानी कि सूबादार जो उसको बैठाता है और कहता है कि वाला केसरिया तुम मुझे जानते हो, मुझे पहचाना? तो वाला केसरिया जो है वो सूबादार को देखता है, फिर अपने मन में सोचने लगता है कि क्या पता सूबेदार को कुछ गैर समझ यानी कुछ गलत फहमी हो गई हो। लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। मूंगा થઈ બેઠેલા વાલાની ભરી કચેરીમાં તારીફ માંડી સુબા बोलियो। यानी अब जो यानी कि वाला केसरिया है एकदम से जो है वो यानी अचंभे में पड़ जाता है और कुछ बोलता नहीं है, यानी मूंगा यानी गूंगा बन के बैठे रहता है वाला केसरिया। तो भरी कचेरी में यानी कि भरी सभा में जो है वो सूबेदार वाला केसरिया की जो है वो तारीफ करने लगता है। वाला केसरिया તું તો મારી આબરૂનો રાખેવાળ છો, તે દિવસે કેડિયાથી વાંસળી છોડીને 500 ચૂકવ્યા ના હોત તો હું અમરેલીનો સૂબો ના હોત। હવે મને ઓળખ્યો? હું રાઘોબા, આજ અમરેલીનો સૂબો છું, બોલ તારી શી કદર કરું। यानी अब वाला केसरिया जो था तो वो एकदम गूंगा होके बैठा था। बोले कि अल्लाह मैंने, यानी कि कहता है कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है, तो ये सरकार जो यानी जो ये सूबेदार मुझे बुलाया है और मेरी इतनी तारीफ कर रहा है भरी सभा में, गूंगा होके बैठे रहता है। तो फिर राघोबा जो होता है सूबेदार अमरेली का, वो कहता है कि वाला केसरिया तू तो मेरी आबरू है, तू मेरी आबरू रखने वाला है व्यक्ति है। अगर जो उस दिन तू मेरा 500 रुपया अपनी वासणी बेचकर नहीं चुकाता तो आज मैं अमरेली ज़िले का सूबा नहीं बनता। तो फिर बोलता है अब तो मुझे पहचाना, तो भी उसका दिमाग में राघोबा। तो आज कहता है कि आज मैं वही राघोबा हूँ जिस पर तूने एहसान किया था। आज मैं अमरेली ज़िला का सूबेदार बन गया हूँ, बोल मैं तेरी क्या मदद करूँ, तेरी क्या कदर करूँ। यानी कहता है कि वाला केसरिया अगर जो तूने उस वक्त मेरी मदद ना की होती तो आज जो है वो मैं इस सूबे का सूबेदार नहीं बन पाता। और कहता है राघोबा कहता है कि बोलो मैं तुम्हारी क्या कदर करूँ। अब आगे, मारी कदर मारे मोढ़े बोलवो एटले हाव, अरे हूँ शेर शुद्ध मराठो छूँ, कदर करवानो वखत आवे ने, कदर कर्या वगर रहूँ तो मलक मने फटाय करे। मांगी ले केसरिया वडोदरा राजना मारी माथे चारे हाथ छे, राजमा मारो पड़ियो बोल झिलाए छे। देखो अब क्या कहता है, जो राघोबा होता है वो कहता है कि मैं कदर करूं तो यानी मारी कदर मारे मोड़े, यानी कि वाला केसरिया जो होता है जब उसको याद आता है कि अरे ये वही व्यक्ति है तो वो कहता है क्या मैं अपनी कदर अपने मुंह से बोलकर करवाऊं? अगर ऐसा है तो हाँ चलो ठीक है। तो वो वाला केसरिया कहता है कि राघोबा कहता है कि मैं एक मराठा शुद्ध शेर हूँ
और मैं कदर करना अच्छे से जानता हूँ। जब वक्त पड़ता है तो मैं उस कदर को चुका यानी कि उसकी कदर भी करता हूँ। तो कहता है कि मांग लो केसरिया वाला, केसरिया मांग लो आज तुमको जो भी मांगना है। अगर वडोदरा राज्य मांगना है तो वडोदरा राज्य भी मांग लो, क्योंकि चारों तरफ जो है वो मेरा ही राज है और चारों तरफ मेरा हाथ है। तुम जिस पर हाथ रखोगे मैं वो राज तुमको दे दूंगा। कहता है कि राज माँ मारो पड़ियो बोल झीलत, यानी कि पूरे इतने राज्य में मेरा ही बोल यानी मेरा ही हुक्म चलता है। અમીરાતમાં ઉછરેલા કેસરિયાની જીભને ટેરવે માંગવાના બોલ આવ્યા નહીં. એલા તાંબાનું પાત્રું લાવો. કચેરીના કબાટમાંથી તાંબાનું પાત્રું હાજર થયું. એમાં લેખ મંડાળો ગાયકવાડ તાંબાનું ગરણી ગામવાલા કેસરિયાને યૌવચંદ્ર દિવાકરોએ બક્ષિસ तिथि तारीख ने राजनी मोहर लागी. राघोबाए हुकुम कर्यो. केसरिया ने मान मर्तबा सहित गरणी पुगाड़ो. आजे पण वाला केसरियाना वंशजो अमरेली जिल्लाना गरणी गामમાં वसे छे. तो जो अमीरात उछरेला यानी कि जब राघोबा वाला केसरिया को याद दिलाता है कि मैं वही शख्स हूँ जिसकी तुमने मदद की थी, ना तो तुम उस वक्त मदद करते और ना ही मैं आज अमरेली ज़िला का सूबेदार बनता। मांगो क्या मांगना है। तो जो वाला केसरिया है उसके मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकलती, उसके मुंह से कुछ बोल ही नहीं फूटते। तो जो राघोबा है वो कहता है कि तांबे के पतरे लाओ, यानी कि तांबे का पतरा लेकर आता है और फिर उसके अंदर जो राघोबा है वो कहता है कि इसमें मंडाओ, यानी कि इसमें लिखाओ कि गायकवाड़ जो है वो गरणी गांव का वाला केसरिया यौवनचंद्र दिवाकर बख्शिश दे रहा है कि आज की तारीख आज के रोज में ये मोहर लगी कि जो गरणी गांव यानी कि गरणी गांव जो है वो वाला केसरिया के नाम से ही प्रसिद्ध रहेगा। और उनको जो राघोबा की हुकूमत थी वो कहती है कि वाले केसरिया को मान सम्मान के साथ उनके गरणी गांव में छोड़कर उनके घर पर छोड़कर आओ। और आज भी अमरेली ज़िला के अंदर जो गरणी गांव है वहाँ आज भी वाला केसरिया के वंशज जो हैं वो बसते हैं। तो यहाँ जो है वो हमारा लेसन कंप्लीट होता है। यानी इस पूरे लेसन का सार यही है कि हम किसी को यानी किसी की मदद करें तो ये देखकर ना करें कि वो अमीर है या गरीब है या वो हमारा रिश्तेदार है या वो हम उसको जानते हैं। मतलब कि जब जिसकी ज़रूरत हो तो उस इंसान की दिल खोल कर मदद करनी चाहिए हमें। और वाला केसरिया जो शख्स था, वाला केसरिया जो व्यक्ति था, उससे भी वो भी जो है वो ऐसा ही व्यक्ति था कि उसको किसी का दुख देखा नहीं जाता था और वो उसके पास जो भी होता था वो उसकी उस हिसाब से मदद करता था। और राघोबा भी वही एक व्यक्ति था जो वक्त आने पर वाला केसरिया ने अपनी वासड़ी के यानी अपनी वाट खर्ची में से जो है वो राघोबा की मदद करता है। और फिर जब राघोबा अमरेली ज़िला का सूबेदार बन जाता है तो वही राघोबा उसको वाला केसरिया का जो है वो पगड़ी और उसका जो हुलिया है वो याद रहता है। तो वो जानता है कि ये गरणी गांव का रहवासी है। जब वो अमरेली का सूबेदार बन जाता है राघोबा तो फिर बहुत ही मान सम्मान के साथ वाला केसरिया को बुलाता है और उसे बख्शिश देता है कि अमरेली ज़िला के अंदर जो गरणी गांव है वहाँ तुम ही रहोगे और तुम्हारा वंश ही सदैव के लिए बसेगा और तुम्हारा ही नाम उस नाम के साथ उस गांव के साथ चलेगा। तो यही इस लेसन का सार था और यही इस लेसन में बताया गया है। तो यहाँ हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट होता है।